नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से माफी चाहता हूँ कि हम कुछ समय देरी से ज्वाइन हो रहे हैं और थोड़ा सा डॉक्टर राहत को सर्जरी का कहा गया था, इसलिए वो अर्जेंटली वहाँ पर चल गए थे। लेकिन हम थोड़ा लेट, समय से 1 घंटा लेट हैं। मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ WND परिवार की ओर से। और कुछ क्वेश्चन थे जो हम भैया से शेयर करेंगे। और डॉक्टर राज सर से आप सभी भी परिचित हैं, क्योंकि अभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो काफी एक्टिव रहे हैं। तो सर, फर्स्टली डॉक्टर राज, वेलकम टू यू एंड प्लीज। बहुत धन्यवाद अंशुल जी आपका, मुझे यहाँ मौका देने के लिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राहत पटेल, मूलतः उज्जैन मध्य प्रदेश के निवासी हूँ। अभी हमने एक अभियान चलाया है। क्या हुआ, आज से कुछ दिनों पहले मैं कोरोना संक्रमित हुआ। संक्रमित हुआ तो मुझे सिम्टम्स काफी कम थे, तो मैं होम आइसोलेशन में आ गया। होम आइसोलेशन में आने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास काफी सारा फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम को कैसे ना कैसे यूटिलाइज तो करना था। तो चूंकि मैं कॉलेज लाइफ से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक विंग है जिसका नाम है स्टूडेंट फॉर सेवा। तो मैं स्टूडेंट फॉर सेवा का भी एक कार्य करता हूँ। तो स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से हम एक आइडिया आया कि क्यों ना गांव के लोग जिन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है, जहां तक डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं, जो खुद डॉक्टर्स तक नहीं आ पाते हैं, उन्हें हम कंसल्टेंसी दे फोन कॉल के माध्यम से। तो हमने एक छोटा सा मिशन चालू किया कि अपने साथ दोस्तों को जोड़ें और जितने डॉक्टर्स अपना जितना टाइम डोनेट कर सकते हैं, जितना टाइम सेवा के लिए दे सकते हैं, उनसे हम टाइमिंग लें। तो वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था मैं राह मंजिल में, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो बस इसी तरह से डॉक्टर्स जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो पहले हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ऑनलाइन फोन कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को सेवा दे रहे थे। और जो भी पेशेंट्स थे, होम आइसोलेशन के पेशेंट्स या दूसरी अन्य बीमारियों के पेशेंट्स, उन लोगों को कंसल्ट कर रहे थे, उन लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर करते करते ध्यान आया कि क्यों ना हम सारी भाषाओं में ही करें, क्योंकि हमारे साथ जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक के डॉक्टर्स जुड़े। तो हमने फिर सारे डॉक्टर्स को जोड़ना चालू किया, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, सब लोगों से बात करी, रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर से टाइमिंग लिया आपका फ्री है, और सबसे टाइम लेकर और एक हमने लिस्ट बनाई और पोस्टर रिलीज किया। उसके माध्यम से लगभग मुझे बोलने में आज बहुत खुशी हो रही है ये बात कि हमने 8 से 9 भाषाओं में हमारे पास आज डॉक्टर्स अवेलेबल है। मोर देन 60 डॉक्टर्स, जिसमें MBBS प्लस स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी। इसमें हमारे साथ एक पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर भी जुड़ी हुई है, जो हमारे साथ इस सेवा कार्य में हमारा पूरा सहयोग कर रही है। तो इस तरह से हम गांव के पेशेंट्स, दूर दराज के पेशेंट्स, जैसे आज ही मुझे कॉल आया उड़ीसा से, झारखंड के गांव से, तो बड़ी खुशी होती है उन लोगों की हेल्प करके। बस इस तरह से एक छोटा सा अभियान चालू किया और लगभग 8 से 9 भाषाओं में हम डेली 1000 प्लस पेशेंट्स को फोन कॉल के माध्यम से सेवा दे रहे हैं। मोटिवेटेड सर। तो साथियों, आप सभी परिचित हो चुके हैं डॉक्टर राज पटेल से। मैं आप सभी से एक प्रोफेशनल भैया का परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राज पटेल, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत SFS प्रमुख हैं। और चिरायू हॉस्पिटल भोपाल से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और भैया अभी पटेल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इंदौर में अपनी सेवा दे रहे हैं। जैसे कि भैया भी अभी स्वयं बता रहे थे कि वो स्वयं अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अस्वस्थता के बीच हम सभी के बीच समय निकाला है। और मैं सभी अपने WND परिवार की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भैया, हम सभी भी जानते हैं कि आपकी जो कार्यशैली है वाकई हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। और आप सभी, आपके जो अनुभव इस फील्ड में रहे हैं और कोविड के जो सीजन आपके अनुभव रहे हैं, उसके बीच आपने जो समय निकाला है और हम सभी का मार्गदर्शन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ सीधे सीधे सवाल थे जो कि हम आपसे पूछना चाहेंगे, और आपके द्वारा जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए हम जो ये गाइडलाइन है और उसका भी आपके थ्रू मार्गदर्शन करना चाहेंगे। तो कुछ छोटे छोटे सवाल थे। फर्स्टली, जैसे हमने सुना है अभी कि हम मीडिया कवरेज में आप काफी लोकप्रिय हुए हैं, और GNPCG की अभी हमने रिपोर्ट भी देखी थी कि आप मीडिया में काफी एक्टिव रहे हैं, और कुछ दैनिक भास्कर वगैरह के जो आपके प्रोटोकॉल्स थे उनमें भी आप काफी एक्टिव नजर आए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो आपकी ये मुहिम है, ये कैसे पेशेंट को राहत दे रही है, क्योंकि आप स्वयं एक राहत है और राहत का कार्य आप समाज में कर रहे हैं। तो आप कैसे आप अपने पेशेंट के जरिए जुड़ते हैं और कैसे उनसे संवाद करके उनकी पीड़ा को राहत दिलाने का काम करते हैं। तो फर्स्टली तो मैं आपको यही जानना चाहूंगा, कैसे आप इस मुहिम के द्वारा पेशेंट को कैसे आप मतलब किस स्तर तक जाकर उनकी सहायता करें। सबसे पहले तो मैं आप सबको छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा कि
मैं जो अभी कर रहा हूँ इसे मैं मानता हूँ आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत जी धन्यवाद जी। आप सभी लोगों का कि आप इसे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत जो समय जी की डिमांड है, मैंने इस समय यदि मैं कुछ और कार्य करता हूँ, कुछ बहुत अच्छा भी कर लेता हूँ, मान लीजिए कहीं मैं कुछ कार्य करके बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल लेता हूँ, या मैं पैसा कमा सकता हूँ, या कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन यह जी। कार्य इस समय वो करना चाहिए जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा कि पूरा बिल्कुल। देश हमारा कोरोना महामारी से लड़ रहा है और साथ मिलकर लड़ रहा है, तो सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी हम इस कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। अब दूसरी बात हुई, आपका जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं उसका थोड़ा जवाब दूंगा कि कैसे हम ये मुहिम चला रहे हैं। हमने क्या किया है कि 60 डॉक्टर्स की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में उन डॉक्टर्स के नंबर और वो किस टाइम पर अवेलेबल है, ये हमने उस पोस्टर्स के माध्यम से और व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से लोगों तक, दूर दूर गांव के लोगों तक पहुंचाया है। अब कोई भी पेशेंट मान लीजिए घर पर बैठा है, उसे कुछ छोटी सी चीज पूछनी है कि भाई मुझे ये दवाइयों से उल्टी हो रही है, तो अब मैं कौन सी दवाई लूं, जी तो क्या वो वापस से, अगर कोई गांव का पेशेंट है तो वो 150 किलोमीटर दूर जाए डॉक्टर के पास पूछने, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जो ड्यूटी कर रहे हैं पीपी किट में, उनके पास तो समय बिल्कुल। ही नहीं है कि वो फोन उठा के बात कर पाए। जी कोरोना वार्ड्स में, आईसीयू में पहले ही बहुत ज्यादा रश है डॉक्टर पेशेंट्स का, तो डॉक्टर्स बहुत व्यस्त हैं। तो हमने भी पीपी जी किट्स में काम किया, इसलिए ये समस्या तो हमें ही पता है कि हमें ही कोई कॉल करेगा, घर परिवार से भी फोन आते थे, तो जब तक हम पीपी किट ना निकाले तब तक बात नहीं कर पाते थे, और अगर कर ले बात तो संक्रमण का खतरा। तो इसलिए जी हमने जी। ये मुहिम चालू करी कि हम घर बैठे बैठे जो अपना समय है, जो क्वारंटाइन में है या फिर जो आइसोलेटेड है पॉजिटिव आने के बाद, वो कैसे इसका उपयोग कर लें और किसी के काम आ जाए बस। तो इसलिए हमने सारे डॉक्टर से टाइमिंग लिया कि आप अपना टाइमिंग दे दें, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जब भी आप सेवा दे सकते हैं, जब भी आप पेशेंट से बात कर सकते हैं। उन्होंने अपना टाइमिंग दिया, और फिर हमने कहा आप कौन सी भाषाओं में बात कर सकते हैं। तो मुझे बोलते बहुत खुशी होती है इस चीज को कि तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू, जी जी। पंजाबी, लगभग सभी भाषाएं, जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है, सभी भाषाओं में हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और वो पूर्णतः समर्पित होकर काम कर रहे हैं। मतलब मैं 2-3 डॉक्टर्स को जानता हूँ जिनसे मेरी डेली ही बात हो रही है कि आपने आज कितने पेशेंट किए, तो लगभग 200 से 300 पेशेंट्स डेली लोग बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पर हमने दिया हुआ है उसी टाइम पर कॉल उठा रहे हैं, मुझे रात को हाँ। 3 बजे भी कॉल आते हैं, सुबह 4 बजे वापस कॉल आ जाता है। तो ये अरे। कॉल उठाते हैं, रिप्लाई करते हैं। ये अलग जी बात है 2-3-4 दिनों से जो है नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मुश्किल से 2 घंटे, 3 घंटे, जी। आपको मेरे चेहरे पर अभी दिख ही रहा होगा कि बिल्कुल ही नहीं सो पा हाँ। रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, वाकई बहुत खुशी भी होती है। वाकई आप कोरोना वॉरियर हैं और हम सभी के लिए आप आदर्श का रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। भैया हम जिस मंच के द्वारा बात कर रहे हैं वो WNDF का परिवार विदाउट नेचर डार्क फ्यूचर एक मुहिम चलाता है, जो कि यूनिसेफ के साथ मिलकर अपने देश में एक प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। मैं आपको सीधा परिचय हमारे ग्रुप के द्वारा करवाना चाहूंगा कि WNDF जो कि विदाउट नेचर डार्क फ्यूचर, हम भी आप ही की तरह आप जैसे आदर्शों से सीखकर विदाउट नेचर डार्क फ्यूचर का परिवार स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा और स्वच्छ प्रकृति के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें हम जन सामान्य के साथ मिलकर जन सरोकार की नीति अपनाकर और प्रकृति संरक्षण के लिए अपने अभियान चला रहे हैं। और WNDF का परिवार आज के इस लाइव सेशन में आपके द्वारा जो समय दिया गया है और जो आपका अमूल्य समय है, जैसे कि आप कोविड सीजन में जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उससे आपने जो अपना अमूल्य समय निकाला है, उसके लिए वाकई दिल की गहराई से हम आभार प्रकट करते हैं। और WNDF का पूरा परिवार आपका पुनः आभार प्रकट करता है। अब मैं फॉर्मल क्वेश्चन पे आता हूँ भैया। कुछ क्वेश्चन जो थे जो कि हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए प्राप्त हुए, जिनके द्वारा कुछ मरीज भी, जैसे कि कुछ हमारे मित्र थे जो अभी होम आइसोलेटेड है और आपका नाम अब घर घर में पहुंच चुका है। हम दैनिक भास्कर के थ्रू देखें या GNPCG के थ्रू देखें या एडवीपी के थ्रू देखें, आपने वाकई लोगों के दिलों में, अब कहूँ तो मरीज ही है क्योंकि हर घर में मरीज फैले हुए हैं, हाँ, तो मरीज के दिलों में आपने राहत की कार्य किया। भैया एक क्वेश्चन ये था हमारा कि जो कोविड हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ आप डील करते हैं, ये वाकई एक चुनौतीपूर्ण बात रहती है कि जो कोविड पेशेंट के मध्य आप जो काम करते हैं और उनकी जो सहायता करते हैं, उसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि आप स्वयं भी संक्रमित रहने का डर आपको रहता है, तो आप कैसे उनसे डील करते हैं और कैसे स्वयं को मोटिवेटेड रखते हैं? शुरुआत में तो जैसा आपने कहा संक्रमण का डर बहुत ही ज्यादा रहता था। जी जैसे मुझे याद है जब पहली वेव आई थी और उस टाइम हमारी सबकी इंटर्नशिप चल रही थी, तो जी जैसे ही हमें कॉल्स आए कि आपको आना है, तो जी हमें इतना डर नहीं था जितना डर हमारी फैमिली को था। जैसे मेरी दादी ने तो मना ही कर दिया था
कि नहीं, हमने बच्चे को आर्मी में तो भेजा नहीं है जो हम उसे देश सेवा के लिए पहुंचा दे कि अपनी जान को जाके शहीद कर दे। तो दादी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन घर वालों ने हिम्मत दिखाई, मम्मी पापा ने हिम्मत दिखाई कि अगर अभी नहीं तो कब, आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत है तो जाना चाहिए आपको। तो जब शुरुआत में गए तो बहुत ज्यादा डर था कि संक्रमण फैल जाएगा, और अगर फैल गया तो क्या होगा, इतनी जल्दी मर जाएंगे, अभी तो क्या देखा है लाइफ में ना। ऐसे दोस्त बात भी करते थे ग्रुप में साथ मिलके, तो बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे हम लोग पेशेंट के साथ काम करने लगे तो फिर पेशेंट से हमारा जुड़ाव हो गया। अब आप देखिए, कोई भी पेशेंट एक बार हॉस्पिटल में आ गया तो उसे अटेंडर अलाउ नहीं है। अभी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई बीमारी आई है कि पेशेंट के साथ उसका एक भी अटेंडर अलाउ नहीं है। तो पेशेंट खुद ही ऑलरेडी इतना एंजाइटी में रहता है, इतना घबराया हुआ रहता है, ऊपर से उसके घर वाले इतने ज्यादा घबराए हुए रहते हैं। तो हमारी एक बॉन्डिंग हो जाती है पेशेंट के साथ, और एक फीलिंग्स थोड़ी अटैच हो जाती है कि इनका भी कोई नहीं है और हम भी घर से बाहर है, ये भी घर से बाहर है, तो इनके साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बन जाता है। तो कई पेशेंट्स के साथ तो अब ऐसा हो गया ना कि वो लोग घर पे इनवाइट करते हैं, और इतना अच्छा बॉन्डिंग और इतने अच्छे रिश्ते बन गए। कभी सोचा भी नहीं था कि कोविड की वजह से ये रिलेशंस लोगों से बनेंगे, लेकिन मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण तो सबसे पहले था, स्टार्टिंग में लोग डरे हुए थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया डॉक्टर्स के लिए कि डेली इतने पेशेंट्स देख रहे कि फिर लगता ही नहीं है कि हमें संक्रमण का खतरा हो जाए। मतलब दूसरों की सेवा करने में, दूसरों का इलाज करने में डॉक्टर इतने ज्यादा मग्न रहते हैं, इतनी मस्ती में इलाज करते हैं कि वो खुद की चिंता भूल जाते हैं। सही बात है भैया। और मैं उन सारे डॉक्टर्स को सैल्यूट करूंगा, मेरा सलाम है उन सारे डॉक्टर्स को, हम भी साधुवाद इन सारे डॉक्टर्स को जो 18 घंटे 20 घंटे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर में है, वहां तो बहुत ज्यादा वायरल लोड होता है, पेशेंट्स बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में पहुंचते हैं, वो 24 घंटे उन लोगों के बीच रह के काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मेरा बिल्कुल सैल्यूट है, बिल्कुल। और मेरा जय हिंद जय भारत। विदाउट नेचर डार्क फ्यूचर परिवार की ओर से भी हम देश के समस्त कोरोना वॉरियर को, या कहूं कि विश्व के समस्त कोरोना वॉरियर को दिल से सलाम करते हैं और उनकी सेवा के लिए दिल से, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। अगला प्रश्न भैया मेरा ऐसा है कि लगातार भारत, हमारे देश में संक्रमण की रफ्तार वाकई अब जो दूसरी लहर आई है, तेजी से संक्रमण फैल रहा है, तो लगातार बढ़ता संक्रमण और मरीजों की संख्या की जो बड़ी समस्या है, उसका हल आपकी दृष्टि में क्या हो सकता है? उसकी जो रिकवरी रेट जो है, उसका हल आप कैसे देखते हैं? उसका हल देखिए अंशुल जी, हमारा पूरा देश साथ मिलकर कोरोना की इस महामारी से लड़ रहा है, और मतलब बहुत सराहनीय एक बात है ये, और बहुत आप मानिए सोचने वाली बात है कि एक सफाई कर्मी से लेके एक डॉक्टर तक हॉस्पिटल में सभी अपने काम को पूरी अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर एक सफाई कर्मी अपना काम करना बंद कर देगा तो एक डॉक्टर भी अगर अपना काम करता है पूरी तरह तो उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर को नर्स की जरूरत है, सफाई कर्मी की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है, बेलिंग स्टाफ की जरूरत है। तो सब लोगों के सहयोग से एक मानता हूं कि देश में भी ऐसे ही काम चल रहा है। शासन प्रशासन सब साथ मिलकर जितना कर सकते हैं, जितना ज्यादा कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। जैसे आज ही मैंने अखबार में पढ़ा भोपाल डीआईजी के बारे में कि उनके रमजान चल रहे हैं तो वो पूरे टाइम रोजा भी रखते हैं और 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो बड़ा सुनकर ही इतनी खुशी होती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही हम लोग पीपी किट में काम कर रहे हैं, जैसे घरेलू सेवा दे रहे हैं। शासन प्रशासन, कर्मचारी से लेकर एक सफाई कर्मी से लेकर नर्स तक लेके सब लोग छोटी से छोटी कड़ी की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब दूसरी बात आई कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, तो इस पे भी मैं कुछ छोटा सा कुछ बातें जो मैंने अभी सोची है और मुझे लगता है कि इन चीजों पर काम करना चाहिए। जैसे डेली 300-400 पेशेंट से हम बात कर रहे हैं तो हमें इतना समझ आया है कि पेशेंट्स डॉक्टर के पास तब आ रहा है जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जा रहा है। मतलब हर पेशेंट सबसे पहले अपने आप को डॉक्टर समझता है, वो सोचता है कि यार बुखार ही तो आया, पैरासिटामोल ले लेता हूँ। फिर सोचता है खांसी, वो तो मम्मी की खांसी की कफ की शीशी रखी हुई है तो वो ले लेते हैं, अपन कफ सिरप ले लेते हैं, 1-2 कफ सिरप के नाम तो सबको पता है तो वो लोग वही लेना चालू कर देते हैं। अब जब 4-5 दिन हो जाते हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल जाता है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं कि अब आप करिए कुछ। और हम लोग को 5-6 दिन हो गए घर पर ही है, कुछ लोग तो 15-15 दिन घर पे ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। तो तब का तो ये हो गया, वो लोग बहुत लेट आ रहे हैं। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर डायरेक्ट डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लोग टेलीकंसल्टेंसी के माध्यम से हमसे जुड़े। हमने टेलीकंसल्टेंसी में भी 3 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। एक तो सबसे पहले एमबीबीएस जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स, फिर दूसरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिन्होंने एमडीएमएस किया है, डीएम किया है, तीसरा हम इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो भी जुड़े हुए साथ में। तो हम लोग उन्हें कितनी जरूरत है उनसे हम जोड़ते जाते हैं, या फिर हम किसी पेशेंट से उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं,
और यदि हम उस पर नहीं कर पाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं सोच पाते हैं, डायग्नोस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें तो 5-6 साल हुए मेडिकल फील्ड में, डॉक्टर्स बिल्कुल 25-25, 30-30 साल से 50 साल से हाँ काम कर रहे हैं, अनुभव तो हम फिर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की हेल्प लेते हैं अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो। इसलिए सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी यही है कि आप लोग इतना लेट ना आए। आप लोग को जैसे ही पहला सिम्टम आता है, आप लोग डॉक्टर से बात करें। दूसरी बात, बिल्कुल जितने भी डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, 60 साल की उम्र से ज्यादा हमारे घर में माता जी, पिताजी हैं, दादा दादी हैं, उन लोगों के लिए और ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क में। अगर वो 5-6 दिन घर में रुक जाएंगे तो उनके 70-80% फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप अगर खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 3-4 दिन तक पैरासिटामोल ले ली और काम हो गया, तो आप फिर भी चलिए 2-3 दिन आप कर सकते हैं, है ना। हो सकता है आप अपनी इम्यूनिटी से ही ठीक हो जाए, और 70-80% लोग अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो भी रहे। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को हॉस्पिटल हाँ आने की जरूरत है। अब बिल्कुल तीसरी बात मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोग ये समझ लें कि हॉस्पिटल की तरफ इतना ना दौड़े कि हॉस्पिटल में एडमिट ही होना अगर कोविड हो गया है तो। हाँ जैसे हम देख रहे हैं बेड अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मतलब आप हाँ लोग भी, अंशुल जी, आप लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों को मुझे पता है पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे किसी को बेड अवेलेबल करवाएं, वेंटिलेटर अवेलेबल करवाएं, आईसीयू बेड का अरेंजमेंट करें, प्लाज्मा अरेंज करें, ब्लड डोनेशन में आप लोग हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें छोटी सी चीज हमें इतना समझना पड़ेगा कि इतनी परेशानी आने का एक और छोटा सा कारण क्या हो सकता है। तो कारण एक और ये भी है कि जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है चीजों की, वो लोग वहां ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, है ना। बिल्कुल सही जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक पेशेंट है, उसका जैसे ही कोविड पॉजिटिव आया तो कोई भी रिश्तेदार को फोन लगाएगा, साहब मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो रिश्तेदार उसको फोन पर ही ज्ञान दे देता है, अरे अरे जाओ और सिटी स्कैन करवा दो। ठीक है अब पेशेंट को ये पता ही नहीं है कि 5 दिन तक, जब तक उसे सिम्टम आए हैं, 5 दिन तक उसे सिटी स्कैन में कोई चेंजेस मिलेंगे ही नहीं। तो 5 दिन पहले ही उसने सिटी करवा लिया, अब अभी तो उसके सिटी में कोई चेंजेस आए ही नहीं है, हाँ तो उसके नहीं आया। 3,000 रुपए सिटी के वेस्ट गए। दूसरा, सही। बहुत ज्यादा लोग जिन्हें सिटी की जरूरत ही नहीं है, वो लोग सिटी स्कैन की लाइन में खड़े हैं। लाइन इसलिए में लगे छोटे हैं। शहरों के ये हाल है। मुझे कॉल आते हैं झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो वो कहते हैं कि सर जी। आज नंबर लगाएंगे 3 दिन बाद सिटी स्कैन का 3 नंबर दिन बाद लगेगा, आएगा, सही 3 बात दिन है। बाद मिलेगा कि सिटी स्कैन आया है। तो क्या इसके पीछे यही कारण है कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, या हमारे पास सिटी स्कैन मशीनों की बहुत, ऐसा नहीं है। बने इसके पीछे मैं मानता हूं कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और लोगों को इंफॉर्मेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिसे सिटी स्कैन की जरूरत ही नहीं है वो ना कराए, पहली बात। दूसरा, हॉस्पिटल में कब एडमिट होना है। यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम आ रहा है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। और तीसरा, अगर 5-6 दिन से लगातार बुखार बना हुआ है और दवाई लेने पर भी कम नहीं हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोविड पॉजिटिव आते ही अब हम हॉस्पिटल की तरफ भागे, वहां एडमिट हो जाए और एक बेड ये बात वेरी इंफॉर्मेशन है हम सभी के लिए, इंफॉर्मेटिव आपका जो व्याख्यान रहा है। भैया अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि जो अपने देश में ये संक्रमण इतने तेजी रफ्तार से बढ़ा है, तो मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो पहली लहर थी उसमें इतनी इफिशियंसी अपने को दिखी नहीं थी। उसमें क्या था कि केसेस तो आ रहे थे, लेकिन जो मृत्यु का आंकड़ा था वो इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा है। अब हम देख रहे हैं कि मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसी के साथ हमारे देश में संसाधनों की कमी भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि अपन देख रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, तो आप इस कमी को, संसाधनों की कमी को और मरीजों की मौत की बढ़ते आंकड़े को कैसे देखते हैं, और इसके लिए आपके विचार क्या कहते हैं, आपके अनुभव क्या बोलते हैं? देखिए, जो पहली वेव थी कोविड की, उसमें और दूसरी वेव में आप कंपेयर करिए छोटा सा। मतलब आज तो हम 3-4 डॉक्टर्स जो है वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, कुछ 1-2 केसेस हमें डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग इसी छोटे से टॉपिक पर हंस रहे थे आज कि पहली वेव में क्या था डिफरेंस था और दूसरी वेव में क्या डिफरेंस था। पहली वेव में अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आता था तो वो डर के मारे, और समाज से बहिष्कार ना हो जाए उसका, आसपास वाले उसको कोविड पॉजिटिव करके तंग ना करें और उससे दूरी ना बना ले, इसलिए बताता ही नहीं था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, और घर में रहता था, घर में उपचार करवाता था। तो प्रशासन जाता था, उसके घर पे बोर्ड लगाता था कि यहाँ कोविड पॉजिटिव आया, उसे पकड़ के लेके आता था। अब आप दूसरी वेव में देखिए क्या हो रहा है। दूसरी वेव में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो रहा है, वो हॉस्पिटल दौड़ रहा है कि मुझे आप एडमिट करो, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, मुझे रेमडेसिविर की जरूरत है, मुझे आईसीयू बेड चाहिए। अब पेशेंट जिसका SpO2 बिल्कुल ठीक आ रहा है, वो आके बोलता है कि मुझे तो आईसीयू बेड चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की कमी है, जानकारी का अभाव है पेशेंट को।
जानकारी का अभाव है। दो वे में कितना डिफरेंस है। मतलब अब इतने ज्यादा ओवर जागरूक हो गए कि उनको सीधा ही हॉस्पिटल एडमिट होना है, हाँ जबकि ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में 70 से 80% जो कोविड पेशेंट्स है वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, वो घर पर ही दवाई लेकर ट्रीटमेंट लेकर ठीक हो सकते हैं। और जो मैंने आपको 4 साइन बताए कि आपको कब हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वो बस इतना अपना ध्यान रखे, हर 8 घंटे में अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करे, अपना टेम्परेचर चेक करे और अपना हेल्दी डाइट और मेडिसिन को लेते रहे, बस इतना है। हाँ, अभी मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, नर्सिंग स्टूडेंट हूँ कोटा से। और जैसे कि हम सभी जानते हैं मेडिकल फील्ड में क्या है कि अभी एक थेरेपी चल रही है कोविड के ट्रीटमेंट में, प्लाज्मा थेरेपी। तो आप प्लाज्मा थेरेपी को कैसे देखते हैं? और जो हमारे दर्शक स्लाइड में भी आपको सुन रहे हैं या आपको देख पा रहे हैं, तो वो क्या प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप क्या उनको समझाना चाहेंगे? क्योंकि कंफ्यूजन वाकई मेडिकल डिपार्टमेंट में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी है। बहुत से डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी को सजेस्ट करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी की व्यवस्था उपयुक्त हो नहीं पा रही। तो आप प्लाज्मा थेरेपी के बारे में क्या समझाना चाहेंगे और किन पेशेंट को उसकी जरूरत है? तो आप उसके बारे में थोड़ा सा गाइड देखिए, अभी सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है ना वो है रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, 2 इंजेक्शन हो गए और तीसरा प्लाज्मा थेरेपी हो गया। इससे पहले किसी को पता नहीं था। आज हर आम जनता जानती है कि रेमडेसिविर क्या होता है, टोसिलिजुमाब इंजेक्शन क्या होता है और प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। प्लाज्मा थेरेपी लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये इंजेक्शन कब लगाने हैं और प्लाज्मा थेरेपी कब काम आएगी। कब काम आएगी? अब आप देखिए, जब स्टार्टिंग में रेमडेसिविर इंजेक्शन का आया कि रेमडेसिविर फायदा पहुंचाता है, तो लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा कि रेमडेसिविर फायदा पहुंचाता है। वो कितने दिनों के अंदर लेने पे फायदा पहुंचाता है ये नहीं पढ़ा, वो क्या क्या फायदा पहुंचाता है ये नहीं पढ़ा, ना ही उसके साइड इफेक्ट्स पढ़े। तो कितने ही पेशेंट्स ने, जब स्टार्टिंग में रेमडेसिविर इजीली अवेलेबल था तो उन्होंने स्टॉक कर करके अपने घर में रख लिया। आपको क्या लगता है कि देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त थे, मुझे लगता है अभी भी पर्याप्त है। जो हमारे देश में बाहर से इंजेक्शन आ रहे हैं ना, उससे भी काफी अब हमारे पास स्टॉक है रेमडेसिविर इंजेक्शन का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों ने पैनिक होकर, एंजाइटी में आकर फटाफट जिनके पास पैसा था उन्होंने रेमडेसिविर के इंजेक्शन 3,000 का इंजेक्शन 30,000 में खरीद लिया कि हमारे घर में कोई बीमार हुआ या हम बीमार हो गए तो पहले से लेके रख लो, हमें जरूरत लगेगी। तो वहां स्टॉक हो गई चीज। अब वो चीज ना जरूरतमंद के काम आ रही है, ना जिसने लिया है उसके काम आ रही है। तो रेमडेसिविर का बहुत ज्यादा हवा हो गया और बहुत ज्यादा हल्ला पूरे देश में हो गया कि हमारे पास रेमडेसिविर नहीं है। तो पहली बात रेमडेसिविर के बारे में आप जानिए कि रेमडेसिविर अगर आप बीमार होते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको लेना चाहिए, तो ही वो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। दूसरा, रेमडेसिविर का काम मोर्टेलिटी माने मृत्यु दर को कम करना नहीं होता है। रेमडेसिविर का सिर्फ इतना काम होता है कि वो पेशेंट के रिकवरी रेट को बढ़ाता है और रिकवरी टाइमिंग को कम कर देता है। माने आपको मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसे 18 दिन में अच्छा होना है, अगर आपने उसको 10 दिन के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दिया तो वो 18 की जगह 13 से 14 दिन में अच्छा हो जाएगा। मतलब कि डेज कम हो जाएंगे उसके अच्छा होने के, वो जल्दी अच्छा हो जाएगा। सीधी भाषा में बोलूं तो रेमडेसिविर लगाने से। लेकिन रेमडेसिविर कब लगना चाहिए? 10 दिन के अंदर। दूसरा, रेमडेसिविर किसकी देखरेख में लगना चाहिए? घर वालों की या आपके घर के आसपास जो एक दो स्टाफ के लोग हैं या जिन लोगों ने थोड़ा काम सीख लिया है उनके देखरेख में? बिल्कुल नहीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना चाहिए डॉक्टर की देखरेख में, ताकि रेमडेसिविर के इंजेक्शन से अगर आपके लीवर पे कोई साइड इफेक्ट होता है, किडनी पे कोई साइड इफेक्ट होता है, तो डॉक्टर आपको हर 2 दिन में लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करने की सलाह देगा। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ गड़बड़ आती है तो आपका रेमडेसिविर वहीं रोक दिया जाएगा। अब दूसरी बात मैं करूं टोसिलिजुमाब की, तो उसकी भी बहुत ज्यादा हाइप है। 30,000 का इंजेक्शन, आप मानेंगे नहीं, मेरे एक रिश्तेदार ने 3 लाख में खरीदा और जबकि उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी। फिर हमने उनको बोल के किसी जरूरतमंद को दिलवाया कि आप दे दीजिए। अब 30,000 का इंजेक्शन उन्होंने 3 लाख में खरीद तो लिया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि टोसिलिजुमाब के साइड इफेक्ट्स कितने हैं, उसको कब लगाना चाहिए। वो बिल्कुल एंड स्टेज पर लगाना चाहिए। जब एक हम पैरामीटर देखते हैं IL-6, इंटरल्यूकिन 6, अगर वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए, अगर वो 7 से 70 हो जाए, तब हम सोचते हैं कि इस पेशेंट को टोसिलिजुमाब लगा दें। अब तीसरी चीज, आज का ही सबसे जो हॉट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है स्टेरॉइड्स, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है और जहां जरूरत नहीं है उन पेशेंट्स को भी स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है। लोग घर बैठे बैठे स्टेरॉइड्स ले लें। अच्छा, इतना तो लोगों को ज्ञान हो गया है कि CRP बढ़ जाना है मतलब हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इतना पता है उन्हें, बस पता है। अब इन्फेक्शन कम करने के लिए, जल्दी से कम करना है तो स्टेरॉइड ले लेंगे, इतना सोचते हैं। अब सिर्फ इतनी सी सोच में, इतना सा ज्ञान में वो घर पे स्टेरॉइड लेके आते हैं, 16 mg मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन लगवा लेते हैं
और अपने शरीर को वो अंदर से खराब करते जाते हैं। जबकि हमें स्टेरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में कभी देना ही नहीं चाहिए। माइल्ड पेशेंट्स तो अपने आप ठीक होगा। मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में हम स्टेरॉइड का सोच सकते हैं जब सीआरपी लेवल ज्यादा बढ़ा हो और पेशेंट में रिकवरी नहीं दिख रही हो। अब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट की। तो डायबिटिक पेशेंट भी घर पे बैठे बैठे स्टेरॉइड्स ले रहा है। अब उसका स्टेरॉइड्स लेने से होता क्या है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको, उससे थोड़ा सा जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। जैसे उसका वजन बढ़ जाना, उसका दूसरी चीज है कि अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, अपनी हड्डियों को काफी कमजोर कर देता है अगर आप लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे हैं। तो तीन चीजें मेन हमें स्टेरॉइड के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट है घर पे स्टेरॉइड लेते हैं, ऑलरेडी डायबिटिक है, उन्हें मधुमेह की बीमारी है, वो डायबिटीज की कोई नहीं है, अब घर पे स्टेरॉइड लेते लेते उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है। पहले ही कोविड के पेशेंट्स का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और वो ऑलरेडी डायबिटिक है, स्टेरॉइड ले रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा लिया, तो फिर उनको हील होने में बहुत टाइम लगेगा। चौथी बात आपने जो मेन पूछा था उसको मैं सबसे आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लाज्मा थेरेपी जो है ना, इसके बारे में बहुत अलग अलग लोगों की राय है और डॉक्टर्स की भी अलग अलग राय है। जैसे जो प्रैक्टिकल डॉक्टर्स करते हैं ना, उसमें तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर अर्ली आप दे, मतलब कोई पेशेंट आज बीमार हुआ है तो उसे आप 5 से 7 दिन के अंदर प्लाज्मा थेरेपी अगर देते हैं तो उसे सबसे ज्यादा प्लाज्मा थेरेपी का फायदा होगा। अच्छा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब बिल्कुल एंड स्टेज आ जाती है तब वो बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को हम प्लाज्मा थेरेपी अब दिलवाना चाहते हैं। मतलब समझते ही नहीं है, उनको लगता है प्लाज्मा थेरेपी माने अंतिम हमारे पास उपाय है, जबकि प्लाज्मा थेरेपी 5 से 7 दिन के अंदर देंगे तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अब इसमें आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो रिसर्च करी, उसके आधार पर प्लाज्मा थेरेपी के बारे में उन्होंने बोला कि कोई काम की नहीं है। ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस है। उन्होंने बोला प्लाज्मा थेरेपी का कोविड में कोई रोल नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ डॉक्टर्स जो है उन्होंने अपने प्रैक्टिकल्स करके देखे हैं, कुछ बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जो पिछले 1-1.5 साल से कोविड में काम कर रहे हैं और उन्होंने जो प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काम किया है, तो उनकी ऐसी राय है कि अगर हम अर्ली 5 to 7 डेज के अंदर प्लाज्मा थेरेपी किसी पेशेंट को देते हैं तो उसके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, वही कंफ्यूजन जो समाज में फैला हुआ है वो क्या है कि लोग जब अंतिम विकल्प आ जाता है, आपका कहना सही है कि जब प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सोचते हैं जो कि स्टार्टिंग में लेनी थी उसको लास्ट में जाके लोग चूज करते हैं, तो वाकई ये मृत्यु दर का आंकड़ा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बढ़ रहा है सर। तो ये जन जागरूकता कार्य भी जो आप कर रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो आपकी टीम कर रही है, वाकई ये जन जागरूकता जब जमीनी स्तर पर पहुंचेगी तभी लोगों को असली फायदा होगा और तभी हमारा भारत कोरोना मुक्त बन पाएगा। तो मैं सबसे पहले सबसे अंतिम जब अंतिम पड़ाव पर हम चल रहे हैं तो आपसे एक अंतिम क्वेश्चन जब मेरा रहेगा कि हम सुन रहे भारत में कोविड की तीसरी लहर का प्रकोप अब हमको देखने को मिल सकता है, तो क्या आप वास्तव में मानते हैं कि कोविड की तीसरी लहर भी हम सभी को देखनी पड़ेगी, और अगर देखनी पड़ेगी तो ये कितना विकराल रूप लेकर आएगी या फिर किस स्तर तक, जैसे कि अभी हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त सुन रहे हैं कि बच्चों तक भी कोरोना फैल सकता है, तो ऐसे तो फिर कोरोना अंतिम लक्ष्य तक अपने सभी लोगों को ग्रसित कर लेगा। तो आप कोरोना की थर्ड वेव के बारे में क्या सोचते हैं, और यदि सोचते हैं तो वो कितना विकराल रूप लेकर आएगी? मुझे ऐसा लगता है और मेरा यह मानना है कि जैसे कोरोना की फर्स्ट वेव आई तो पहले से ही बोला था कि सेकेंड वेव आनी है ना। हमारे जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के डॉक्टर्स जो हैं, पीएसएम के डॉक्टर्स जो हैं, जो इन सभी चीजों में काम करते हैं, उन्होंने पहले ही चेता दिया था कि सेकेंड वेव आनी है। ऐसे ही कोई वायरस है तो पेंडेमिक्स उसके आते हैं, वेव्स उसके आते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा चांसेस है कि उसकी थर्ड वेव भी आ सकती है। लेकिन लोगों को सबसे पहले तो तैयार रहना होगा, और ना सिर्फ लोगों को तैयार रहना होगा, मैं तो कहता हूँ सारे डॉक्टर्स को भी, सरकार को भी और प्रशासन को भी, सभी को पहले से पूरी तैयारी करके रखनी होगी कि अगर आगे से ना सिर्फ कोरोना जैसे अन्य कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जिसका ऐसा पेंडेमिक आए तो हम लोग पहले से तैयार रहें, हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा रहे, हमारे पास बेड्स अवेलेबल रहे, हमारे सिस्टमेटिक सारे काम रहे, प्रशासन, शासन और डॉक्टर्स में एक कोऑर्डिनेशन रहे। इसलिए अभी कल ट्विटर पर बहुत ज्यादा हैशटैग मेडिकल्स के बारे में चल रहा था कि एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज भी होनी चाहिए। मतलब एक 5-6 साल मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस किया है, फिर 3 साल उसने पीजी करी, 3 साल उसने सुपर स्पेशलिटी करी, तो इन 10 से 15 साल किसी ने एक फील्ड में दिया है, तो अगर इंडियन मेडिकल सर्विसेज रहेगी तो काफी ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। मतलब एग्जाम्पल क्या, आप ये मान के चलिए कि एक हॉस्पिटल को किसे चलाना चाहिए, डॉक्टर को चलाना चाहिए या किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को चलाना चाहिए। तो इस तरह से कल भी जो डिमांड करी वो भी बहुत अच्छी डिमांड थी
और मुझे लगता है कि दोनों को साथ मिलकर चलाना चाहिए। ऐसे ना उसमें ऐसा सिर्फ डॉक्टर ही उसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि डॉक्टर्स को सरकार की और प्रशासन की जरूरत तो लगेगी। हम डॉक्टर्स का काम है वो रेमडेसिविर हम बुलवा के उसको लगा सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहले रेमडेसिविर कौन से पेशेंट को लगनी चाहिए, किस पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये डिसाइड एक प्रशासन का व्यक्ति जिसने कभी एमबीबीएस की किताबें नहीं पढ़ी, एमडी नहीं किया, वो डिसाइड उसके लिए करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुझे लगता है दोनों में असमंजस बनाना चाहिए। फिर मेन बात मैं आपसे बोलूंगा वैक्सीनेशन के बारे में। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स, अभी जो कॉल्स आ रहे हैं डेली 300 400 500 कॉल्स, तो मैंने देखा वैक्सीनेशन का बहुत ज्यादा जो है ना अफवाहें उड़ी हुई है, रूमर्स है वैक्सीनेशन के बारे में कि अरे साहब उन्होंने तो, हमारे रिश्तेदार ने वैक्सीन लगवा ली थी इसलिए जो है दिक्कत हो गई, और वैक्सीन लगवाने की वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, एक कमेंट आ रहा है इस पर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। हमारी सरकार काम भी कर रही है इस पर, और बहुत खुशी की बात है कि मेडिकल कॉलेजेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रही हैं, और बिल्कुल बढ़ाना भी चाहिए, और उसकी डिमांड है। आज डॉक्टर ज्यादा होंगे तो ऐसे कोई भी पेंडेमिक्स आते हैं तो हम लोग तैयार रहेंगे इन पेंडेमिक से लड़ने के लिए सब साथ मिलकर। तो वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपका 1 मिनट और लूंगा, और वैक्सीनेशन के बारे में सब लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं, मतलब वैक्सीनेशन आपको फायदा ही पहुंचाएगी। एक मान लीजिए 2 पेशेंट का उदाहरण चलता है कि एक पेशेंट है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई, एक है जिसने वैक्सीन लगवाई। अब जिस पेशेंट ने वैक्सीन नहीं लगवाई उसको इन्फेक्शन हुआ, जिसने लगवाई है उसको भी इन्फेक्शन होना है वायरस से, लेकिन जिसने लगवा रखी है उसको इन्फेक्शन तो होगा लेकिन सिवियरिटी कम होगी। मतलब मान लीजिए मैंने वैक्सीन लगवाई है और किसी सेकंड पर्सन ने नहीं लगवाई है, तो मुझे इन्फेक्शन होगा लेकिन मैं क्रिटिकल कम होऊंगा, मुझे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं लगेगी, मुझे आईसीयू की जरूरत नहीं लगेगी, मैं माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स में होम आइसोलेशन में ठीक हो सकता हूँ। लेकिन अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो वो क्रिटिकल भी हो सकता है, वेंटिलेटर तक जा सकता है। और फिर वैक्सीनेशन कब लगवाना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर हमारे समाज के ही बहुत चर्चित नाम है, उनके ही परिवार के एक मेंबर है, उन्होंने क्या किया कि एक वैक्सीन का पहला डोज तो सही टाइम पर लगवा लिया, दूसरा डोज उनका टाइमिंग आया 1 महीने बाद। अब जब उनका 1 महीने बाद टाइमिंग आया तो उन्होंने वैक्सीन उस टाइम पे नहीं लगवाना था, इसलिए कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन उनको ऑलरेडी बुखार आ रहा था, उनको सर्दी जुकाम था, वीकनेस थी, कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको हो रखा था, और बीमारी में उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया कि अरे नहीं मेरी वैक्सीन की डेट आ गई है तो मैं डेट कैसे छोड़ू, बाद में पता नहीं डेट आएगी कि नहीं, तो मैं वैक्सीन लगवा लेता हूँ। उन्होंने वैक्सीन लगवाया और आज उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो आज हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से अगर वो 10 दिन 15 दिन रुक जाते और किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते तो आज शायद उनकी हालत इतनी गंभीर नहीं होती। तो जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है लोगों में, इसलिए मेरी सभी लोगों से सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाएं। जब भी आपको कोई बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी और आपको लग रहा है कि आपको तबीयत खराब हो रही है, उस टाइम आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। और जब भी आप ऐसी कोई चीज आपके सामने आए जिसमें आपको लगता है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए उस टाइम, आपको खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमने टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है कि जहां तक डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे और जो डॉक्टर्स तक पेशेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं हम उनकी हेल्प करें। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये वैक्सीनेशन का भी जो हमारे देश में अभी अभाव हुआ है, जैसे कि बहुत से जो जिस स्तर पर वैक्सीनेशन जाना था उस स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में भी स्वास्थ्य विभाग में एक हलचल तो है कि जो वैक्सीनेशन जिस गति से होना था उस गति से हमारे देश में हो नहीं पा रहा है। और अभी 18+ के बारे में जो राजनीतिक व्यवस्था ने भी और सामाजिक व्यवस्था ने भी जो असमंजस की स्थिति प्रकट की है, वो वाकई हमारे युवाओं के लिए भी हम देखें या फिर समाज के लिए भी देखें तो वाकई हम सभी के लिए चिंतित करने वाला विषय है। तो आपकी दृष्टि में वैक्सीनेशन जिस गति से होना चाहिए क्या उस गति से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस स्तर तक हम जाकर वैक्सीनेशन के थ्रू हमारे युवाओं को या हमारे समाज को बचा सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या इसमें तेजी की जरूरत है? आप वैक्सीनेशन की गति को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन की गति तो अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग जागरूक भी होते जा रहे हैं और लोग वैक्सीन भी लगवाना चालू कर दी। जैसे मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ मेरी दादी का। तो मेरी दादी पहले वैक्सीनेशन से बहुत डर रही थी, दादाजी तो लगवा चुके वैक्सीनेशन, घर वाले घर में सबको वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन मेरी दादी बहुत डर रही थी कि वैक्सीनेशन मैं नहीं लगवाऊंगी। अभी क्या हुआ है ना, सोशल मीडिया, टीवी और हम सब ने जो उनको बोला, दूसरे पेशेंट्स उन्होंने खुद ने देखे
जैसे दादी जो बात करती है कि अरे हमारा कोई रिश्तेदार है उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने ऐसे अंदर से ही उनको समझ में आई और उन्होंने जो चीजें ऑब्जर्व करी कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगा हुआ था पहले से, वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए, जिनको नहीं लगा हुआ था वो लोग बहुत क्रिटिकल हो गए। और मुझे बोलते हुए बड़ी तकलीफ भी होती है कि हमने हमारे परिवार के कुछ लोगों को खो भी दिया। तो बहुत ज्यादा मतलब मैं तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि डॉक्टर होने के बाद भी मैं उन्हें नहीं समझा पाया कि आप लोग, चूंकि मैं खुद भी वार्ड में काम कर रहा था और व्यस्त था, तो मैं जितना मैं प्रयास कर सकता था, जितना समझा सकता था, जितनी जागरूकता उनमें ला सकता था, उतना तो मैंने किया। लेकिन एक एक मुझे छोटा सा मन में तो रहता है कि शायद मैं और ज्यादा उनको समझा सकता था। तो आज जो अपने परिवार के 3-4 सदस्य हमारे खोए हैं, अगर वो पहले से वैक्सीनेटेड होते हैं तो शायद उनकी जान बच जाती। उनको इन्फेक्शन तो होता है लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन होता और वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो सकते थे। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। बीच में आपको टोक रहा हूँ, जैसे कि बहुत से पेशेंट फर्स्ट डोज लेने के बाद या सेकंड डोज लेने के बाद जो कोरोना की गति रहती है अपने शरीर में, तो आप उसको कैसे देखते हैं? जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं उनको कितना परसेंट, सेकंड डोज, क्योंकि ये भी जनरल सोशल मीडिया साइट पे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनमें कंफ्यूजन है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? फर्स्ट डोज, सेकंड डोज? दो डोज लेने के कुछ दिनों बाद अच्छे से जो प्रॉपर इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती है। वैक्सीनेशन मैंने क्या, एक वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट आएगा तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर वो मरा हुआ है या उसका कोई हिस्सा हमारे शरीर में आ गया तो उसे हमारा जो शरीर है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो उसे मार देगी। और उसके लिए हमेशा के लिए हमारे पास ऐसी एंटीबॉडीज तैयार रहेंगी कि वो वायरस कभी भी आता है तो हमारी एंटीबायोटिक्स उसे खत्म कर देगी। जो है मेन वैक्सीन का छोटा सा मैं आपको जो सिंप्लीफाई करके बता सकता हूँ। अब दूसरी चीज वैक्सीनेशन के बारे में क्या है कि अभी भोपाल में और सागर में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो सोशल वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, सबने साथ मिलकर ये किया है कि उन्होंने ड्राइव इन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया। अब ड्राइव इन वैक्सीनेशन क्या है कि लोग बहुत डर रहे थे, हम लोग सेंटर जाएंगे, वहां पे लोग मिलेंगे, हम लोग एक्सपोजर में आ जाएंगे, तो वाकई उनका डर जो था वो बिल्कुल स्वाभाविक था कि उनको डरना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने, कुछ सोशल वर्कर्स ने साथ मिलकर क्या किया है, जैसे आज ही मैं सागर का देख रहा था, तो सागर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर श्रेया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों ने क्या किया, वहां पे एक ग्राउंड में ड्राइव इन वैक्सीनेशन चालू किया। ऐसे ही हमारे भोपाल में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन चालू हुआ। मतलब आप अपनी कार में जाएं, आपको टोकन मिल जाएगा पहले से कि आपको कितने बजे आपकी कार लेकर वहां पहुंचना है। आप अपनी कार में ही बैठे रहेंगे, आप शीशा नीचे करेंगे और आपको एक मेडिकल स्टाफ आकर वो आपको वैक्सीनेशन कर देगा। मतलब आपको किसी चीज को जरूरत नहीं है, आपको दूसरी होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन, शासन, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। और मेरा तो बड़ा मुझे खुशी होती है इस चीज को देखकर कि इस महामारी के समय, इस पेंडेमिक के समय, जो कि बहुत हार्ड टाइम है, पूरा देश साथ मिलकर काम कर रहा है। आप देखो सोनू सूद जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, क्या जबरदस्त वो काम कर रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर। ऐसे ही हमारा विद्यार्थी परिषद, हमारे विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता, अंशुल जी, आप लोग की पूरी टीम जबरदस्त काम कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को मेरा सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब बस हम अंतिम पड़ाव में मैं एक छोटी सी रचना, जो कि हम सभी जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं उन सभी को भी धन्यवाद देते हुए, क्योंकि हम थोड़ा समय से लेट थे और आपने भी अपना कीमती समय निकाला है, तो छोटी सी रचना हम कोविड से जीतेंगे। और ये भैया कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डोज कितने बार लगवाना होगा, आप थोड़ा सा इनका जवाब दे दें। भैया कोविड पॉजिटिव के बाद सेकेंड डोज, सेकेंड डोज दिन बाद लगवाना होगा। दिन बाद लगवाना। जब आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर मान लीजिए आप रिकवर हो गए कोविड पॉजिटिव होकर, उसके बाद आपको कम से कम 1 महीने बाद लगवाना है। ऐसा नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हुए, आप रिकवर हो गए, 1-2 दिन में तुरंत आपने डोज लगवा लिया, बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स और जो पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, अगर उनको किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही है, उनको बुखार है, सर्दी जुकाम है, कोई और बीमारी है, तो उनको उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है, कुछ समय बाद लगवाना है। ऐसे ही कोई कोविड पॉजिटिव होता है, ट्रीटमेंट लेता है, ठीक हो जाता है, अब उसमें सेकेंड डोज लगवाना है, तो वो ठीक होने के 1 महीने बाद सेकेंड डोज लगवा सकता है। अंतिम बस मैं यही कहूंगा कि आप जैसे कोविड वॉरियर, और खासकर स्पेशली मैं आपके लिए, मैंने जो रचना कही ये मिली मुझे, तो मैं आपके प्रति और जो भी कोविड वॉरियर काम कोशिश कर रहे हैं, इस कोरोना से लड़ने के प्रति जो कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रति एक रचना है। और हम अंत में जाते जाते बस यही कहूंगा कि कोशिश एक आशा है जिसमें बड़ी जिज्ञासा है, सुनहरे पल के आने की, सपनों को पूरा कर पाने की,
हिम्मत तो सभी में है, मगर सफल वही होते हैं जो कोशिश करते हैं। इसमें नहीं कोई खराबी है। एक बार करके देखो, फिर सारी दुनिया तुम्हारी है। तुम्हें ही रास्ते बनाने हैं, फिर मंजिल मिल ही जाएगी। अगर लक्ष्य तुम्हें पाना है, तो कोशिश ही रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिया इस खास चर्चा में हम सभी के साथ जुड़ने के लिए, और आपका कीमती समय हम सब ने दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। डब्ल्यू परिवार आपका आभारी है। धन्यवाद। पुनः आपसे साक्षात्कार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और सब लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का, डॉक्टर के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने का मौका दिया। काफी सारे लोग आपसे जुड़े हैं, लोगों से अपील करने का मौका दिया। तो बहुत धन्यवाद आप लोग का भी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। जय हिंद, थैंक यू। नमस्ते।